जरा सोचो, एक प्राइवेट कंपनी जो सिर्फ बिजनेस करने आती है और कुछ इस सालों में धोखे, कॉन्स्पिरेसी और लालच के दम पर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेती है। ये कोई कहानी नहीं, इंडिया का कड़वा सच था। कैसे मसालों और कपड़ों का बिजनेस, प्राइवेट आर्मी और राजाओं की ट्रीटीज, बैटल ऑफ प्लाजी एक वॉर नहीं, एक धोखा था। सिर्फ एक बिट्रायल ने कंपनी को ट्रेडर से बंगाल का बादशाह बना दिया। कैसे सिर्फ कुछ बिजनेसमैन पर हिंदुस्तान के मालिक बने। सोचो, एक प्राइवेट कंपनी जो आपके देश में सिर्फ बिजनेस करने आती है और लालच, धोखे और कॉन्स्पिरेसी के दम पर आपके पूरे देश पर कब्जा कर लेती है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये इंडिया का कड़वा सच है। ये कहानी एक ऐसी कॉर्पोरेशन की जिसके पास खुद की आर्मी थी, जो राजाओं से लड़ाई लड़ती थी और राजाओं से ट्रीटीज करती थी। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो आई तो थी मसालों और कपड़ों का व्यापार करने, लेकिन अपने एंडलेस एम्बिशन के दम पर पूरे हिंदुस्तान की मालिक बन बैठी। और आज हम इसी अनबिलीवेबल स्टोरी को अनकवर करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1600 में। लंदन से कुछ रिच बिजनेसमैन ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका लंबा चौड़ा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। आज हम इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने इस कंपनी को इंडिया और ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए 15 साल का रॉयल चार्टर दिया, यानी रॉयल परमिट दिया। आगे चलकर साल 1609 में किंग जॉन फर्स्ट ने इस चार्टर को इंडेफिनिट टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया। उनका मोटिव क्लियर था, सिल्क, कॉटन, इंडिगो और मसालों को बेचकर पैसा कमाना। उस टाइम में इंडिया अपने बेहतरीन मसालों और फैब्रिक्स के लिए सोने की चिड़िया कहलाता था और इन बिजनेसमैन को इसी चिड़िया में अपना गोल्डन फ्यूचर नजर आया। साल 1608 में कंपनी का पहला शिप हेक्टर सूरत के पोर्ट पर पहुंचाना। उस टाइम इंडिया पर पावरफुल मुगल एम्परर जहांगीर का रूल था। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में हाजिर हुए, लेकिन कंपनी को अपनी पहली फैक्ट्री खोलने की परमिशन 1611 में इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर मसूलीपट्टनम में मिली। काफी रिक्वेस्ट के बाद 1613 में जाकर उन्हें सूरत में भी एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाने का ऑर्डर मिल गया। मुगल्स के लिए पोर्टुगीज और डच की तरह ही कुछ और फॉरेन ट्रेडर्स थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ट्रेडर्स एक दिन उन्हीं के थ्रोन के लिए सबसे बड़े थ्रेट बन जाएंगे। शुरू में सब कुछ सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड था। कंपनी इंडिया से सस्ते में माल खरीदती और यूरोप में उसे कई ज्यादा गुना में बेचती। धीरे धीरे ये बहुत ही प्रॉफिटेबल डील हो गई थी और कंपनी धीरे धीरे रिच कर रही थी। धीरे धीरे उन्होंने इंडिया के दूसरे कोस्टल एरियाज में भी अपने बेसिस बना लिए थे, जैसे मद्रास और कोलकाता, बॉम्बे, आज का मुंबई। दो उन्हें 1668 में $10 ईयरली रेंट पर मिल गए थे। लेकिन जहाँ पैसा होता है वहाँ दुश्मनी भी होती है। इंडिया में ट्रेड पर कंट्रोल करने के लिए कंपनी को पोर्टुगीज, डच और फ्रेंच कंपनी से भी लड़ना पड़ा। इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच में इन्हें रियलाइज हुआ कि बिजनेस को बचाने और बढ़ाने के लिए सिर्फ बिजनेस ही नहीं, तलवार भी उठानी पड़ेगी। कंपनी की हिस्ट्री और इंडिया की गुलामी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया साल 1757 पे, और ये मोड़ था द बैटल ऑफ प्लाजी। पर ये कोई नॉर्मल वॉर नहीं थी, ये एक डील थी, ये कॉन्स्पिरेसी थी जिसने इंडिया का फ्यूचर हमेशा के लिए अंधेरे में ढकेल दिया। उस टाइम बंगाल इंडिया का सबसे रिच प्रोविंस था। वहाँ के नवाब यंग सिराजुद्दौला एक इंडिपेंडेंट रूलर थे और उन्हें अपने रूल में कंपनी का इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं था। और नवाब को कंपनी ने टैक्स देने से मना कर दिया और बिना परमिशन के कलकत्ता में नए नए किले बना रही थी और उनके दुश्मनों को शेल्टर दे रही थी। और जब नवाब ने उन्हें लिमिट में रहने को कहा तो उन्होंने अपनी कंपनी पर अटैक मारा। 23 जून 1757 को प्लाजी के मैदान में सिराजुद्दौला की 50,000 की आर्मी का सामना क्लाइव के सिर्फ 3,000 आर्मी के साथ हुआ। लेकिन जैसे ही फाइट शुरू हुई, मीर जफर ने अपनी आर्मी की बड़ी टुकड़ी के साथ धोखा किया और वो चुपचाप साइड में खड़ा तमाशा देखता रहा। नवाब की आर्मी का एक बड़ा हिस्सा बिना लड़े ही गेम के बाहर हो गया। सिराजुद्दौला को जब तक इस बात का एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। वो मैदान छोड़कर भागे, लेकिन बाद में उन्हें पकड़कर मीर जफर के बेटे मिरान ने मार दी। कई हिस्टोरियंस इसे लड़ाई मानते ही नहीं, वो किसी ओपन बिट्रायल कहते हैं। ये एक ऐसी जीत थी जो ताकत से नहीं बल्कि साजिश से जीती गई थी, और इसी एक धोखे ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडर से बंगाल का असली बादशाह बना दिया। प्लाजी की जीत के बाद कंपनी ने वादे के मुताबिक मीर जफर को बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन वो सिर्फ एक पपेट था जिसकी डोर क्लाइव के हाथों में थी। और अब कंपनी बंगाल के खजाने को दोनों हाथों से लूट रही थी, और लेकिन उनका लालच यहीं तक नहीं रुका। 1764 में बैटल ऑफ बुक्सार में कंपनी ने मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड अवध के नवाब और बंगाल के एक्स नवाब की कंबाइंड आर्मी को बुरी तरह हराया। कंपनी ने इस जीत को पावरफुल बना दिया कि 1765 में मुगल एम्परर को उन्हें एक ऐसा राइट देना पड़ा जिसने कंपनी को लीगली
इंडिया का रूलर बना दिया, ये था दीवानी का राइट। दीवानी का मतलब था बंगाल, बिहार और उड़ीसा यानी उस टाइम के सबसे रिच प्रोविंस से टैक्स या लगान कलेक्ट करना का पूरा अधिकार। आसान शब्दों में कहे तो अब इन प्रोविंस की सारी इनकम सीधा कंपनी की तिजोरी में जाने वाली थी, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने और लोगों की भलाई की रेस्पॉन्सिबिलिटीज अभी भी नवाब के कंधों पर थी। ये एक ऐसी अमेजिंग सिस्टम थी जहां कंपनी के पास सारे राइट्स थे पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी। दीवानी मिलते ही कंपनी की लूट लीगल हो गई। अब उन्हें ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की जरूरत नहीं थी, वो इंडिया के ही लोगों से कलेक्ट किए गए पैसों से इंडिया का ही रॉ मटेरियल खरीदते, उसे इंग्लैंड में बेचते, वहां फैक्ट्रीज में बने फिनिश्ड गुड्स को वापस इंडिया के मार्केट में महंगे दामों पर बेचते और वो सारे प्रॉफिट्स अपनी जेब में डाल देते। इंडिया का पैसा ही इंडिया को गुलाम बनाने के काम आ रहा था। इसका सबसे हॉरिबल रिजल्ट 1770 के बंगाल फेमाइन में देखने को मिला, जहां कंपनी के स्ट्रिक्ट टैक्स पॉलिसीज की वजह से एस्टिमेटेड 1 करोड़ लोग भुखमरी से मर गए, लेकिन कंपनी के टैक्स कलेक्शन में कोई कमी नहीं आई। बंगाल पर कब्जा तो बस एक शुरुआत थी, अब कंपनी की बुकी नजरें पूरे हिंदुस्तान पर थी। बाकी इंडियन स्टेट्स को अपने जाल में फंसाने के लिए उन्होंने 2 सबसे खतरनाक पॉलिसीज बनाई, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सब्सिडरी अलायंस एक मीठे जहर जैसी थी। कंपनी किसी राजा के पास जाकर कहती कि हम आपको एक्सटर्नल अटैक से बचाएंगे, बस हमारी आर्मी की एक टुकड़ी अपने स्टेट में रख लो। लेकिन इस प्रोटेक्शन की भारी कीमत थी। राजा को उस आर्मी के मेंटेनेंस का पूरा खर्चा उठाना पड़ता था। अगर राजा पैसे देने में फेल हो जाता तो कंपनी पेनल्टी के तौर पर उसके स्टेट का एक बड़ा और फर्टाइल हिस्सा हड़प लेती। इस ट्रीटी को एक्सेप्ट करने वाले राजा किसी और से दोस्ती या दुश्मनी भी नहीं कर सकते थे। वो बस नाम के राजा बनकर रह जाते, असल में तो कंपनी के गुलाम थे। हैदराबाद, अवध और कई मराठा सरदारों को इसी जाल में फंसाया गया था। दूसरी पॉलिसी तो और भी क्रूर थी, जिसे लॉर्ड डलहौसी ने चलाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं होता तो उसका किंगडम अडॉप्टेड सन को नहीं मिल सकता। राजा की डेथ के बाद वो स्टेट सीधा कंपनी के हाथों में चला जाता था। इसी अनफेयर पॉलिसी को बहाना बनाकर सतारा, झांसी, नागपुर जैसी कई रियासतों को निकल लिया गया। अपनी साजिशों, ट्रीटीज और वॉर्स के दम पर प्लासी के बाद के 100 सालों के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब से मैसूर तक और सिंध से अवध तक लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अपना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल कायम कर लिया। इस तरह कुछ 100 बिजनेसमैन का एक ग्रुप बनकर आई कंपनी अपने ग्रेट मिलिट्री पावर और क्यूनिंग माइंड के दम पर दुनिया का सबसे रिच कंट्रीज में से एक की मालिक बन गई। ये हिस्ट्री का एक ऐसा लेसन है जो हमें बताता है कि जब प्रॉफिट कमाने का लालच किसी देश की पावर पर हावी हो जाता है तो उसका रिजल्ट कितना डेंजरस हो सकते हैं। कंपनी का रूल तो 1857 के ग्रेट रिवॉल्ट के बाद खत्म हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का कंट्रोल सीधे अपने हाथों में ले लिया। लेकिन जब तक ये कंपनी इंडिया को और उसकी सोल को हमेशा के लिए बदल चुकी थी। इस स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर बैटल ऑफ प्लासी का रिजल्ट कुछ और होता तो आज का इंडिया कैसा होता? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही हिस्टोरिकल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।